बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा ये लेक्चर का जो एजेंडा है वो इनफैक्ट जो टास्क दिया था आप लोगों को, उसी टास्क का सॉल्यूशन है इनफैक्ट। और लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था फंक्शन के बारे में या फंक्शन को कैलकुलेट करने के बारे में। तो पहले हम वो क्वेश्चन जो हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं। ये देखें, ये एक सिंपल फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फंक्शन को समझना जरूरी है। फंक्शन इज इनफैक्ट इसकी अगर हम टिपिकल जो सेट थ्योरी की डेफिनेशन उसमें जाएं तो वो बहुत मतलब मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है। लेकिन ग्राफ को सामने रखते हुए आप इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। ये नहीं पॉसिबल कि इसमें कुछ इस तरह का ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन एक्स की किसी वैल्यू पे वाई की मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो ये फंक्शन है, इसको हम पैराबोला कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और ये प्योरली डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2x का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। अकॉर्डिंगली इसकी शेप और इसके ये इंटरसेप्ट सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल रहेगा पैराबोला। ठीक है, तो इसी फंक्शन को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सी प्रोग्राम में ऐसे इम्प्लीमेंट किया। ये देखें, रिटर्न POW x कामा 2 2 स्टैटिक x माइनस 3। ये एग्जैक्टली वही फंक्शन हमने मैथ लाइब्रेरी यूज करके POW का फंक्शन भी यूज कर लिया। x स्टैटिक x कर देते, मैथ लाइब्रेरी यूज भी ना करना पड़ती। लेकिन जब बड़े पोलिनोमियल आएंगे तो हमें हर हाल में करनी पड़ेगी। मेन के अंदर आप देखें तो मेन में हमने इसको x इनिट को -3.5 रखा। -3.5 यहाँ कहीं बनता है x एक्सिस में, यहाँ पे 3 और 4 के इन बिटवीन। ठीक है, और x पिन को हमने 2 रखा यहाँ पे। खैर इसको हम चेंज कर सकते हैं, बाय द वे हमें बहरहाल यहाँ पे 4 या 5 रखना चाहिए x पिन को यहाँ पे। और dx को 0.1, खैर ये डिफरेंट कोड है और यहाँ पे डिफरेंट आउटपुट है, इसको हमने 0.5 रखा इनफैक्ट, 0.5 का dx। और हमने अगर हम इसको 4 रखें, 4 और -3 रखें, तो 4 माइनस 3 इज 7, 7 डिवाइडेड बाय +1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, नंबर ऑफ n आ जाएगा कि टोटल कितने पॉइंट्स बनते हैं। इसी दफा हम लूप चलाएंगे। तो अब देखिए, हमने लूप चलाना शुरू किया। हमने पहले इसको 3.5 3 पे एवेलुएट किया, आंसर 12 आया। -3 वैल्यू प्लग की, यहाँ पर इस फंक्शन को पास की, यहाँ पर -3 वैल्यू, वो -3 x की जगह सब्स्टिट्यूट हुई, कैलकुलेट हुआ, रिटर्न हुई और वैल्यू 12 आ गई हमारे पास। फिर हमने उसमें dx ऐड कर दिया। dx 0.5 है तो वो -2.5 पे आ गया। -2.5 पे वैल्यू 8.25 आई। एंड देन लूप में ये देखें, यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है, कैलकुलेट हो रही है और यहाँ पे प्रिंट हो रही है, x और y दोनों प्रिंट हो रहे हैं। और फिर हम इंक्रीमेंट कर जा रहे हैं, -2 पे 5 आई वैल्यू। ये देखें, -2 पे 5, ये देखिए 5 वैल्यू आई -2 पे। तो हम इस फंक्शन को, जो कि हमने ये फंक्शन की शेप में लिखा हुआ है, C++ में भी फंक्शन ही कहलाता है और मैथ की लैंग्वेज में भी फंक्शन ही कहलाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये परफेक्टली उसी कॉन्सेप्ट को ही ऑप्ट किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को ही ऑप्ट किया गया है। तो देखिए, इसकी इनपुट है, आउटपुट है, इस फंक्शन की भी एक इनपुट x इनपुट है, y आउटपुट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने ऑप्ट किया है, उसी वर्ड को, उसी लैंग्वेज को ऑप्ट किया है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ऑप्ट किया गया है। और हमने बाय द वे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम भी f रखा है, तो वो ज्यादा लॉजिकल हो जाता है। हम उसको डबल पास कर रहे हैं और डबल रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप में xi पास करते हैं, फिर xi yi कंप्यूट करते हैं, दोनों को प्रिंट करके xi को इंक्रीमेंट कर दे, उसमें dx ऐड कर दे 0.5। फिलहाल 0.1 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इस आउटपुट के लिए हमने 0.5 रखा था। अब देखें, 2 पे 5 आया,
फिर -1.5 पे 2.25 आता है, ये तकरीबन यहाँ कहीं बनता है, ठीक है। और -1 पे देखें 0 एग्जैक्टली, -1 पे 0 आया और हमारे केस में -1 पे 0 आया। और फिर -0.5 पे यहाँ कहीं बनेगा और -3 पे सॉरी 0 पे क्या बना, 0 पे -3, ये देखें फंक्शन में भी 0 पे -3 है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लें। और हमारे कोड में भी जब हमने इसको 0 पास किया तो उसने -3 रिटर्न किया और वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 0, और जो वैल्यू कंप्यूट होके आई वो हमने प्रिंट की तो वो -3 ही बनी, एंड सो ऑन। ये देखें 1 पे -4 है, 2 पे -3 है, 3 पे वंस अगेन 0 है और 3.5 पे वंस अगेन ये ऊपर गया है पॉजिटिव में। और अगर हम 4 पे कैलकुलेट करते तो ये 5 ही आना था, बिल्कुल ऐसी 4 पे 5 आना था। अच्छा, इसको हम कहते हैं फंक्शन कैलकुलेट करना, फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करना। ये सिंपल फॉर लूप के अंदर, अब देखिए फॉर लूप तो इंटीजर्स पे चला है ना, 0 1 2 3, लेकिन हम अलग से अपना जो इंक्रीमेंट है उसको dx के थ्रू dx ऐड कर करके xi को चेंज कर रहे हैं और xi को सेव कर लेते हैं अरे में, और फिर जो उसकी आउटपुट आती है उसको भी सेव कर लेते हैं। तो दोनों वैल्यूज xi और yi अरेज में भी स्टोर हो रहे हैं और प्रिंट भी हो रहे हैं। क्यों करके ये प्रिंट हुआ, टैब x प्रिंट हुआ xi, टैब yi प्रिंट हुआ, एंड सो ऑन न्यू लाइन एंड सो ऑन लास्ट वैल्यू। तो अब xi और yi पे हम और बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इस अच्छे भले हिस्से बकरे कर सकते हैं इस जो दो अरेज हैं इनकी बेस पे। अब देखिए हम जो कहते हैं कि हम किसी पोलिनोमियल का रूट्स कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के दो रूट्स निकालते हैं, या आप उसकी फैक्टराइजेशन करके उसकी रूट्स निकालते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इसका एक रूट जो है वो -1 है और दूसरा रूट 3 है। रूट हम कहते हैं कि जहां पर कोई भी कर्व, मतलब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है ना, एफ एक्स है ये, वो जब एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है उसको हम रूट्स कहते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड है हमने रूट्स का रखा हुआ, तो हम उसे कहते हैं हम रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल टू 0, हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -1 और 3। यहां से भी हमें नजर आ रहा है कि हमारा एक रूट एक्स एक्सिस जब 0 होता है तो सॉरी एक ये है -1, -1 पे y0 है और 3 पे y0 है। तो आउटपुट y एक्सिस जहां पे 0 होगा वो इनफैक्ट x की वो वैल्यूज रूट्स कहलाएंगी। -1 और 3 दो रूट्स हैं। तो हम ये अपनी इक्वेशन में कोई कंडीशन लगा के कि जहां पर y 0 हो या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हम अपने फंक्शन को हमेशा ऐसी उस लोकेशन पे कैलकुलेट भी करें जहां पर वो 0 हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हुई या नेगेटिव से पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब है कि उस रेंज के दरमियान में कहीं पे रूट है, ठीक है। ये तो कोइंसिडेंटली इसके क्योंकि रूट्स इंटीजर वैल्यूज पे थे और हम इंटीजर पे कैलकुलेट भी कर रहे थे तो ये आ गया। अगर रूट से 1.25 पे होता और 1.25 तो हमारे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, हमने 1 पे कैलकुलेट किया फिर 1.5 पे कर लिया, ठीक है। अगर उसका रूट 1.25 पे होता तो वो कैलकुलेट ना होता, लेकिन ये जरूर बिहेवियर चेंज होता उसका, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो y की वैल्यू जो है, ये जो वर्टिकल वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ इस रेंज में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो वैल्यू जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो हम वो पॉइंट सर्च कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरह हम लोग अगर हर दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें, मतलब मैं इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लूं, 12 माइनस 8.5, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लूं और स्टोर कर लूं, फिर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लूं, 8.25 से 5 माइनस कर दूं, 5 से ये माइनस कर दूं, इससे ये माइनस कर दूं, इससे ये माइनस कर दूं, इससे माइनस करता जाऊं, हर दो वैल्यूज को कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस कर दूं। यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर जब ये कर्व स्विंग कर रही है, इनफैक्ट वापस टर्न करके अपवर्ड मूव कर रही है, तो अब यहाँ पर 12 माइनस दिस पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी।
यहां से जब यहां पर जाएंगे तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहां से जब यहां पर जाएंगे तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव हुई थी। इट मीन्स के यहाँ कहीं मिनिमा है इधर, क्योंकि इस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव वैल्यू आती है। इसको हम स्लोप कहते हैं। दो कंसेक्टिव वैल्यूज को जो हम डिफरेंस लेते हैं, इसको इसी को हम कैलकुलस में स्लोप कहते हैं। और स्लोप का फार्मूला भी ये है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो मतलब इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लें डिवाइड बाई इन दो वैल्यूज, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, 0.5 है, तो ये इतना ज्यादा नहीं मैटर करता। हर दफा वैल्यू 0.5 से मल्टीप्लाई होके स्केल हो जाएगी। और हम अगर इधर से मूव करना शुरू करें इस साइड से नेगेटिव एक्सिस से, तो ये हमेशा ही 0.5 रहेगा इनका डिफरेंस, जबकि ये चेंज हो रहे हैं। इसको हम स्लोप कहते हैं कि हम दो कंसेक्टिव वैल्यूज का जो डिफरेंस लेते हैं, इट्स लाइक अ स्लोप। ठीक है, एनालिटिकली इसको हम डेरिवेटिव के थ्रू करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फिर वैल्यूज प्लग कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है वहां पे स्लोप 0 है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली स्लोप 0 हो गया। देखें यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप ये है, यहाँ पे स्लोप ये है। तो हम दो वैल्यूज का डिफरेंस लेके, दो कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस लेके स्लोप कंप्यूट करते हैं। जहां पर स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव हो या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो, इट मींस के वो मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो खैर हमारा प्रॉब्लम ये वाली कर्व नहीं थी, हमारा प्रॉब्लम तो ये वाली कर्व थी। तो इस कर्व में अगर आप देखें तो ये फिफ्थ ऑर्डर पोलिनोमियल है। जस्ट जहां पर हमने वो सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल लिखा है अपने कोड में, वहां पर फिफ्थ ऑर्डर पोलिनोमियल एज इट इज लिख देना है। POWX, 5 प्लस 3.5 स्टेरिक POWX, 4 माइनस 2.5 स्टेरिक POWX, 3। तो यूं हम पूरा पोलिनोमियल लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसके रूट्स हैं। x -3 पे y की वैल्यू 0 है, -2 पे है, यहाँ पर है -3, -2, -1 एंड देन 1 एंड देन 1.5। इसके 5 रूट्स हैं, क्योंकि फिफ्थ ऑर्डर पोलिनोमियल है, इसके 5 रूट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा पांचों के पांचों रूट रियल रूट्स हों। से अगर हमारे पास पैराबोला ही हो और पैराबोला यूं हो, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। और एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, x की किसी वैल्यू पे भी पैराबोला की वैल्यू 0 होगी ही नहीं। तो ये देखें, ये हम रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करके गुजर रही है बार बार। तो इन 5 पॉइंट्स पे कर्व की वैल्यू 0 है। इसी तरह हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे -4 से लेके और 2 तक इसको कैलकुलेट करेंगे, -4 से 2, तो हर 2 पॉइंट्स के जब डिफरेंस लेते जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए स्लोप जो होगा वो स्विच करेगा, स्विंग करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट से प्रीवियस माइनस कर रहे हैं या इससे नेक्स्ट वाली माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, यहाँ पे स्लोप। तो मैक्सिमा और मिनिमा हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हमने बात की थी कि हम एरिया अंडर कर्व भी निकाल सकते हैं, कि यहाँ पर हमने हर पॉइंट पे कर्व कंप्यूट की हुई है, तो हम उसको रेक्टेंगल कंप्यूट सपोज करके इन रेक्टेंगल्स को, सारी रेक्टेंगल्स का एरिया जब ऐड कर देंगे तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। तो कितनी सारी कैलकुलस जो है हम जस्ट कुछ लाइनों के कोड में कर सकते हैं। तो अभी हम इसी असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं, ये जो आपको दी थी, इसी कर्व को सॉल्व करेंगे और हम इसका कोड लिखते हैं। ये मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है और मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, POW हमने CMath लाइब्रेरी इंक्लूड की, फंक्शन लिखा, डबल रिटर्न कर रहा है, डबल x पास कर रहा है एक वेरिएबल x, और फंक्शन नेम हमने f रखा। थोड़ा सा कंपैटिबल भी रहेगा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट या कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से, f(x) जिससे हम लिखते होते हैं। और यहाँ पे आप फन भी लिख सकते हैं, पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं, इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा सा इसको एक मैथमेटिक्स में जिसे हम कैलकुलस में f(x) लिखते हैं वैसा ही रखा है। तो रिटर्न क्या चीज़ रिटर्न करेगा जी? ये पावर x, 5 मतलब x टू द पावर 5 प्लस 3.5 x टू द पावर 4 माइनस 2.5 इंटू x टू द पावर 3
-12.5x टू पावर 2 प्लस 1.5x प्लस 9। तो ये पूरा पोलिनोमियल सी मैथ लाइब्रेरी स्टाइल में लिख दिया मैंने, ठीक है। और मेन में आके हमने जहाँ से हम इस फंक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं -3.5 से लेके 2 तक x कैलकुलेट करना चाहते हैं 0.1 के फ़र्क से। मतलब -3.5 होगा, इसमें 0.1 ऐड करेंगे तो -3.4 हो जाएगा, -3.3, -3.2, -3.1, -3, -2.9 एंड सो ऑन अप टू 2 जाएगा, ये 2 तक, पॉजिटिव 2 तक। इसमें 0.1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमें ये आइडिया लगाना है कि टोटल कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो वो हम xfin माइनस xinit प्लस 1 डिवाइड बाई dx करते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये एग्जैक्टली कितनी ऑपरेशंस बनेंगी ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। उसको इन टाइप कास्ट कर देते क्योंकि ये वाली इस कैलकुलेशन का आंसर फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एक तो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल हैं, फिर उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन से डेफिनेटली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। तो उसको हम इन टाइप कास्ट के इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि फॉर लूप में हम इंटीजर से कंपेयर कर रहे होंगे। अरेज बना लें x की वैल्यू स्टोर करने के लिए, y की वैल्यू स्टोर करने के लिए इसी लेंथ की, और हमने एक डिफरेंस की अरे बना ली, आगे चल के हम देखेंगे किस काम की है। और एक रनिंग वेरिएबल बना लिया जिसको इनिशियली हमने xinit की वैल्यू -3.5 दे दी। फॉर लूप में देखें i 0 से n तक चल रहा है, 0 से n, और n हमारी ऑपरेशंस हैं। हम इसको पहले xi की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने स्टोर कर ली xi में, f ऑफ xy, ये इंपॉर्टेंट है। हमने वही वैल्यू पास की फंक्शन को पास की, फंक्शन ने 3.5 पे पूरा पोलिनोमियल कैलकुलेट करके और हमें वैल्यू रिटर्न की, और वो वैल्यू हमने 0th लोकेशन ऑफ y अरे वहाँ पे स्टोर कर ली। देखें, क्योंकि अरे का इंडेक्स इंटीजर चाहिए तो हमने लूप तो i पे लगाया है, तो ये इंटीजर वैल्यू चल रही है 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 जाएंगी ये। लेकिन फंक्शन क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे कैलकुलेट करें तो उसको हमने अलग से रखा है xi, कैलकुलेट करके प्रिंट किया और उसमें dx ऐड कर दिया। dx इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू -3.4 हो जाएगी, वो स्टोर कर दी। उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके y में स्टोर कर दी और प्रिंटिंग कर दी, और हम नेक्स्ट पे आ गए। और यूं ये पूरा लूप चलेगा और पूरा फंक्शन या ये पोलिनोमियल कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट फंक्शन की वैल्यूज की पोलिनोमियल की वैल्यूज 0.11 के डिफरेंस से हमने कैलकुलेट की हैं या टेबल जनरेट किया है। उसके बाद एक जस्ट लाइन सी प्रिंट करवा दी रूट्स की, कि इसके बाद हम रूट्स प्रिंट करेंगे। और ये देखें इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन लूप लगाया लेकिन n-1 तक लगाया। क्यों लगाया ये देख लेते हैं। इफ x of i is greater than 0 or equal to 0 and y of i plus 1 is less than 0। ये एग्जैक्टली जो बात हम कर रहे थे कि हम रूट डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द कर्व पॉजिटिव हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू पे i+1 वैल्यू पे, जो कि हम पहले पूरी y अरे पॉपुलेट कर चुके हैं इस फॉर लूप में, y अरे पूरी फिल हो चुकी है, तो ith वैल्यू पॉजिटिव आर 0 और नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव आर 0। ठीक है, तो मतलब ये कि कर्व ने अपना एम्पलीट्यूड चेंज किया पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स कि उसने 0 को कट किया है, एक्स एक्सिस को कट किया है। तो या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ith वैल्यू तो नेगेटिव हो और i+1 वैल्यू पॉजिटिव, मतलब नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव हो। बिल्कुल हमारे पैराबोला के केस में पहले कर्व पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही थी यूं करके, और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही थी। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही तो ये वाला केस आएगा, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही तो ये वाला केस आएगा। और इन दोनों में से कोई एक केस भी आता है तो वहां पर जो भी xi की वैल्यू प्रिंट कर दो और xi+1 की वैल्यू प्रिंट कर दो, क्योंकि हमें रूट्स चाहिए कि वहां पर x की वैल्यू क्या है। तो यूं हमारे रूट्स की रेंजेस प्रिंट हो जाएंगी कि इसके दरमियान कहीं रूट एग्जिस्ट कर सकता है। हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये पूरी कर्व की वैल्यूज कैलकुलेट हुई। -3.5 पे क्या वैल्यू आई, फॉर -42, -3.4, -3.3 एंड सो ऑन, ये चलता गया और ये पूरी कर्व थ्री तक कैलकुलेट हो गई। रूट्स देखें, -3.1 और 3 के दरमियान रूट है। हमने देखा था -3 पे रूट है,
तो इट मीन्स कि हमें फिलहाल रेंज प्रिंट हो गई है -3.1 प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू। -2.1 और -2 हमने देखा था -2 रूट है जब हम ये कर्व देख रहे थे थोड़ी देर पहले, और -1.1 और -1 रूट था, 1 रूट था और 1.5 रूट था। एग्जैक्टली 5 रूट्स की रेंजेस हमें मिल गई हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो हम एग्जैक्टली रूट्स भी निकाल सकते हैं। बाय द वे 0.1 की रेंज या 0.1 के एरर से भी अगर रूट निकला है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट और डबल में एक बहुत बड़ा इशू ये है एसिमेट्री होने की वजह से कि इसमें जीरो की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। देखिए 10⁻15 -3 पे, -2 पे वैल्यू है 10⁻14, हालांकि एग्जैक्टली जीरो आनी चाहिए, लेकिन ये एसिमेट्री इशू है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। -1 पे -14, 10⁻14, ठीक है। और देखें x 0 की जगह ये आ गया, वहां पे 9 वैल्यू है, लेकिन 0 हमारे पास रूट नहीं है। 1 पे रूट है, देखें 0 नहीं आया, 0 के बहुत क्लोज वैल्यू आई है, और 1.5 पे भी ऐसे ही हुआ। तो यूं हम रूट्स निकाल सकते हैं किसी कर्व के, ठीक है। अब आगे चलते हैं मैक्स और मिन। मैक्स और मिन में हमने ये किया कि पहले हमने ये फंक्शन कैलकुलेट कर लिया कि हम y(i+1 -y) दो कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस लेके और डिफ अरे में स्टोर कर रहे हैं। इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं या स्लोप कंप्यूट। डेफिनेटली ये डिवाइडेड बाय dx भी होगा प्रॉपर स्लोप कहने के लिए, लेकिन क्योंकि dx कांस्टेंट है उससे साइन तो चेंज नहीं होने लगा। तो हमारा इस वक्त इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हम साइन देख रहे हैं कि साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमने सिंपल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, दो वैल्यूज को उसको डिफ में डाल दिया। अब हम देख रहे हैं कि जहां पर डिफ पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, डिफ i पॉजिटिव था और डिफ i+1 नेगेटिव था, या डिफ i नेगेटिव था लेस देन और इक्वल टू 0 और नेक्स्ट वैल्यू पे पॉजिटिव था, इट मीन्स कि यहाँ पर मैक्सिमा आया है या मिनिमा आया है। तो कर्व पॉजिटिव टू नेगेटिव हुई है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हुई है, तो वहाँ पे हम xi और xi+1 प्रिंट करवा लेते हैं। और ये देखें ये एग्जैक्टली दो मैक्सिमा थे, दो मिनिमा थे। एक ये रेंज में कहीं मैक्सिमा है और मिनिमा है, एक इस रेंज में और एक इस रेंज में और एक इस रेंज में। वो 4 रेंजेस आ गई और हम रिविजिट कर लेते हैं उसको। और यहाँ पर देखें ये एग्जैक्टली हमारे पास 5 रूट्स आए हैं और 4 मैक्सिमा मिनिमाज आए हैं। इसको फर्दर आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, पहले वाली जो ऑप्शन है दो इफ कंडीशंस अलग अलग लगा सकते हैं। तो अगर तो डिफरेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब ये कि मैक्सिमा है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ इट मीन्स कि मिनिमा है। तो आप और लगाने की बजाय एक इफ कंडीशन लगाएं और उसमें लिख दें मैक्सिमा और ये रेंज प्रिंट कर दें, और फिर एक इफ कंडीशन अलग से लगाएं यहाँ पर नीचे और उसमें मिनिमा लिखते हैं। तो यूं आप मैक्सिमा और मिनिमा को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं इसी कोड को, और हम एरिया अंडर कर्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर कर्व कंप्यूट करना बहुत सिंपल है। फॉर हम यहाँ पर खुद से ही कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वैसे इसको टॉप पे करना चाहिए, डबल सम, यहाँ पे कर देते हैं डबल सम इक्वल टू 0। सम प्लस इक्वल y(i), तो सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और हम बाहर निकल के इससे सी आउट एरिया इज इक्वल टू सम स्टेरिक dx, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम हर y(i) को जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कर्व है उसको dx जो कि विड्थ है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट जो एम्पलीट्यूड है उसको dx से मल्टीप्लाई कर दें फिर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड को, तो ये रेक्टेंगुलर रूल अप्रॉक्सीमेटली बनता है।
इसके बाद ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रूल्स भी हैं, ट्रेपेजियम रूल है, फिर हम बाइलिनियर कर्व भी फिट कर सकते हैं बीच में, क्वाड्रेटिक कर्व भी, तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता जाता है। लेकिन ये भी काफ़ी हद तक, अगर आपका मतलब dx छोटा रखें तो ये भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट आंसर दे देता है। और ये देखें आपका इंटीग्रेशन भी आ गई, और ये इनफैक्ट हमने क्या किया है, हमने इंटीग्रेट किया है इस पोलिनोमियल को -3.5 से लेके 2 तक। जिस लिमिट पे हमने कैलकुलेट किया तो ये इट्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल फ्रॉम -3.5 टू 2। ये कैल 1 में भी आपने किया होगा, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, कि हम उसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं। लिमिट्स पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करके, इंटीग्रल कैलकुलेट करके, और फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो एनालिटिकली तो हम यूँ करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली हमें अगर करना हो तो हम सिंपली उसके स्मॉल एरियाज तो हमने पहले बनाए हुए हैं, स्मॉल वैल्यूज पे कैलकुलेट किया हुआ उसको 0.1 के फर्क से, तो हम एम्पलीट्यूड ऐड कर लें। एम्पलीट्यूड को इनिशियली हमने सम को 0 किया हुआ, ऐड कर लें, ऐड करने के बाद एंड पे dx से मल्टीप्लाई कर दें 0.1। तो इट्स लाइक कि हम कर्व को 0.1 के रेक्टेंगल्स बना के उनका एरिया अंडर कर्व ऐड कर रहे हैं, और सारी रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारी कैलकुलस लाइक 43 लाइंस के अंदर कर ली है। हमने रूट्स निकाल लिए, हम कैलकुलस में करते हैं, हमने मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिए, हम कैलकुलस में करते हैं। हम इसके अलावा कितना सारा एनालिसिस कर सकते हैं कि हम किसी पॉइंट पे ये बता सकते हैं कि कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो कि हम कैलकुलस में करते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है कि आप यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दें, कोई अपनी मर्जी का फंक्शन लिख दें, लिमिट्स चेंज कर दें, और वंस अगेन आपका ये कोड वैलिड है। एनालिटिकली अगर यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा तो आपको शुरू से सारा काम करना पड़ेगा। रूट्स निकालने के लिए सारा जतन करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम निकालने के लिए सारा जतन करना पड़ेगा, आपको एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन इटसेल्फ बहुत एक ट्रिकी जॉब है, पोलिनोमियल के मसले में नहीं, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल्स आ जाएं, लॉग्स आ जाएं, टेंस आ जाएं, टेन स्क्वायर रूट्स आ जाएं, स्क्वायर रूट और बीच में पोलिनोमियल्स आ जाएं, तो कितना ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। कभी कभी इंटीग्रल सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा न्यूमेरिकल मेथड का ये जो स्टाइल है कि हम फंक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं सी मैथ लाइब्रेरी यूज़ करके, लॉग, टेन, हाइपरबॉलिक्स, इनवर्स, स्क्वायर रूट्स, nth रूट, हर चीज़ लिख सकते हैं सी मैथ में। हम यहाँ पे फंक्शन हमें लिखना आना चाहिए, दैट्स इट। स्टार्टिंग लिमिट, एंडिंग लिमिट और dx, तो हम काफ़ी हद तक एक कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स फंक्शन की डायसेक्शन कर सकते हैं, उसके इनसाइड बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। इवन थोड़ा सा आप ग्राफिक्स वगैरह पढ़ लें तो आप उसको प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हम जो नेक्स्ट पार्ट था उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स था। ओके जी, दूसरा पार्ट हमारा टास्क का ये था कि हमने फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स वाई वाला केस है, इसमें जस्ट इस फंक्शन को कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करने से मीनिंग यही है कि हमें एक 2D अरे में फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है, और एक्स वाई और थर्ड डायमेंशन में फंक्शन है जो कि एक प्लेन है। अब लाइन नहीं है, प्लेन है। इससे पहले हम जो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है उसको हम 2D में प्लॉट कर सकते थे, और 2D में हम एक कर्व से, लाइन से प्लॉट कर सकते थे, और उसमें भी हमें पहले टेबल बनाना पड़ता, और टेबल से फिर हम जो है उसका बाकी एनालिसिस कर सकते हैं। इस केस में हम कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करने लगे, हम जस्ट इससे आगे हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो डबल इंटीग्रल जो होता है उसमें हम वॉल्यूम अंडर कर्व निकालते हैं, तो खैर वो आप आगे चल के पढ़ेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, आई थिंक, या KL2 में, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है वॉल्यूम कैलकुलेट करना भी। तो फिलहाल हमारा टास्क ये है कि हम -2 से 2 एक्स एक्सिस में और -2 से 2 वाई एक्सिस में इस कर्व को कैलकुलेट करें। ठीक है, x⁻⁻x² y² ये प्लॉट हुई हुई है। ये बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या इवन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी में भी अगर आप थोड़ी सी आगे ग्राफिक्स वगैरह सीख लें
तो आप इस तरह की कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं 3D में। डेफिनेटली अगर ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स हो, एफ ऑफ एक्स वाई जी, तो हम उसको प्लॉट या कंप्रीहेंड नहीं कर पाते कि हम उसको 4 डायमेंशन में कैसे प्लॉट करें। लेकिन यहाँ तक ठीक है। और हमारे ग्राफिक्स के ढेर सारे प्रॉब्लम्स, डिज़ाइनिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, 3D कैड डिज़ाइन के बहुत सारे इश्यूज हमारे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलें जी, इसको प्रोग्राम करते हैं। पहले तो ये फंक्शन कैलकुलेट करना है 2D में, ठीक है, -2 से 2 और -2 से 2। तो देखिए, हम फंक्शन बना रहे हैं जिसमें 2 इनपुट पैरामीटर हैं और एक सिंगल आउटपुट पैरामीटर है, और हमें चाहिए भी यही, रिटर्न एक्स स्टैरिक। तो हमें मैथ लाइब्रेरी बहरहाल इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक्सपोनेंट का फंक्शन यूज़ करना है। एक्स स्टैरिक एक्स, आप यू डब्ल्यू का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपली एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कर लिया है, और हमें बहरहाल यहाँ पे होल पे ब्रैकेट अप्लाई करनी चाहिए। वैसे ये अंदर वाली ब्रैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बहरहाल प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगी और बाद में एडिशन होगी। अभी देखें, सिंपल है, ई एक्स पी का फंक्शन, और ई टू द पावर लिखने की बजाय हम ई एक्स टी लिख देते हैं, तो स्टाइल डिफरेंट है लेकिन मीनिंग वही है। तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये पार्ट ऑफ आपके एग्जामिनेशन भी है कि मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करके आप कितने कम्प्लेक्स फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। और वंस अगेन हमें यहाँ पर डबल एक्स यूनिट और डी एक्स, हम इसको फिलहाल 0.5 रखते हैं। तो यूँ हम एक्स डायरेक्शन भी हमें चाहिए और वाई डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज सेम हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो n है वो एक ही रखें। n टाइप कास्ट कर लेते हैं, और एक्स फिन माइनस एक्स इनिट डिवाइडेड बाय डी एक्स। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हमारा दोनों में सेम है, तो वैसे हम n और m 2 डायमेंशंस के लिए भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर हमारी डायमेंशंस, इसको m कर देते हैं, और यहाँ पे y फिन और y नेट एंड डी वाई। बाय द वे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज फिलहाल सेम हैं, और यूँ हम 2D अरेज भी बना सकते हैं, से x डबल
तो ये हमने 2D अरे बना ली x के लिए, और यूं ही हम y के लिए भी बना सकते हैं। तो n बाई n की x अरे भी बन गई, y अरे भी बन गई। और अब हम फॉर लूप लगा के नेस्टेड फॉर लूप, देखें 2D अरे है तो हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर int I equal to 0, I less than n, I plus plus, और for int j equal to 0, j less than m, m कर लेते हैं, फिलहाल सेम है लेकिन पॉसिबल है कि कुछ केसेस में ये अलग अलग हैं। तो देखिए नेस्टेड लूप के अंदर अब हम i j अरेज को इंडेक्स भी कर सकते हैं, फंक्शन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं x और y पास करके, तो हम अरे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें xi is equal to x init yi is equal to y init। तो यूं हम xi और yi को रनिंग वेरिएबल बना लेंगे, और xi कामा j सॉरी हमें एक यहाँ पर 3 अरेज चाहिए। हम फिलहाल x और y को स्टोर नहीं करते, हम सिंपली एक z अरे बना लेते हैं, और हम फंक्शन की वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। yinit, और यहाँ पे कुछ गलत हो गया, xinit। तो हम ये 2D अरे फिल करना चाह रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर xi कामा yi पास करें, और xi में इंक्रीमेंट कर दें और yi में इंक्रीमेंट कर दें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि xi में प्लस इक्वल dx, और इससे बाहर आके yi प्लस इक्वल dy। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस फॉर लूप में x को चेंज कर रहे हैं और बाहर वाले लूप में y को चेंज कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने यहाँ पर x को इनिशियल वैल्यू पे कर दिया, और यहाँ पर x इंक्रीमेंट होता गया, जबकि y कांस्टेंट है क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा, x चेंज होता जा रहा है, और पूरा अंदर वाला लूप चल गया, और फिर y इंक्रीमेंट होगा, और y इंक्रीमेंट होने के बाद अब x की पुरानी वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, x की पुरानी वैल्यू पड़ी है, तो x को री इनिशियलाइज यहाँ पे हमें करना चाहिए उसूली तौर पे। तो xi बल्कि xi इज इक्वल टू x init, तो x एक दफा से फिर इनिशियलाइज हो जाए। तो जस्ट लाइक अ फॉर लूप, कि फॉर लूप में हम कहते हैं कि यहाँ से वैल्यू पहले i की 0 आएगी, और फिर j 0 होगा, और फिर ये अंदर वाला लूप चलेगा, तो पूरा लूप अंदर वाला चल जाएगा। तो जब बाहर आएगा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो j फिर से 0 होगा। एग्जैक्टली वही चीज़ हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम हमें x को दोबारा से इनिशियलाइज करना है, ताकि इसको मैं दोबारा वापस जब पिक्चर पे जाऊंगा तो मैं इसको ज़रा रिलेट करूंगा जो प्लॉट हुई हुई पिक्चर है उसके साथ। फिलहाल आप इतना समझ लें कि हम xi yi पास कर रहे हैं, दो वैल्यूज। इनिशियली हमने -2 रखा हुआ है, -2 फिर हम उसमें इंक्रीमेंट करते हैं x के अंदर,
और वाई आई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, और वाई आई इनिशियल वैल्यू पे है, और ये पूरा लूप जब चल जाएगा वाई में इंक्रीमेंट होगा, एक्स को इनिशियलाइज करेंगे दोबारा से, और फिर इस तरह ही हम ये पूरा लूप चलाएंगे। तो यूं ये पूरी 2D अरे फिल हो जाएगी, और इस 2D अरे को हम प्रिंट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर भी किया जा सकता है। सी आउट वैल्यू, और यहाँ पर हम जस्ट टैब प्रिंट कर लेते हैं वैल्यू के बाद, और टैब टैब, और यहाँ पर हम न्यू लाइन प्रिंट कर लेते हैं, जिस तरह हम जस्ट एक 2D अरे को प्रिंट करने के लिए करते थे कि हम यहाँ पे वैल्यूज टैब और फिर न्यू लाइन, एंड वंस अगेन खैर ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। ये देखिए छोटी वैल्यूज़ हैं, और इसमें दो लूप से बने हुए थे। हमारे पास देखिए सेंटर में 0 0 आ रहा है, एग्जैक्टली 0 0 0 0 एक लाइन पे, जहाँ पर x 0 है, ठीक है, पूरी लाइन 0 हो गई, और एक लूप इधर बन रहा है और एक लूप इधर बन रहा है। तो दो लूप्स उसमें बन रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव लूप्स, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड। तो हम इसको ज़्यादा ग्रैनुलरिटी से कंप्यूट करें और जस्ट 3 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ प्रिंट करें तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली वही कर्व कैलकुलेट हुई है 0.5 के फ़र्क से, नॉट कर्व, प्लेन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन के लिए हमें 2D मैट्रिक्स चाहिए बाहर। तो यूँ हमने जस्ट एक्स आई और वाई आई तो स्टोर नहीं किए, जो फंक्शन था उसकी वैल्यू स्टोर की हैं। और अब ये देखें, हम -2 एक्स एक्सिस में -2 और वाई एक्सिस में -2 यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो पहले हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर 0.5, फिर -1, सॉरी यूँ एक्स एक्सिस के अलावा। तो y की वैल्यू -2 फिक्स है, और x की -2, -1.5, -1, 0.5, 1, 1.5 और 2 के बाद y इंक्रीमेंट करेगा, y इंक्रीमेंट करके यहाँ पर आ जाएगा, जो कि -1.5 बनता है। लेकिन y की वैल्यू वंस अगेन इनिशियलाइज होनी चाहिए -2 पे। तो ये वो हम जो कह रहे थे ना, लूप से इनर लूप से बाहर y को दोबारा इनिशियलाइज करो x को। तो देखें अब y तो यहाँ पर आ गया, तो x इनिशियलाइज होके वंस अगेन -2 पे आ गया। अब x -2 है और y -1.5 है, और अब वंस अगेन x इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ तक जाएगा, और फिर y इंक्रीमेंट होकर -1 हो जाएगा, और y को इनिशियलाइज करके -2 कर देंगे, और वंस अगेन वैल्यूज कैलकुलेट होंगी एंड सो ऑन। अभी देखें सेंटर में एक पूरी लाइन है जिसपे वैल्यूज 0 हैं, ये देखें इस पे फंक्शन की वैल्यूज 0 हैं, और ये हमारे पास भी आ रही थी। और इस 0 से एक तरफ नेगेटिव कर्व है और एक तरफ पॉजिटिव कर्व है, नॉट कर्व, प्लेन है पूरा एक। तो हमने इनफैक्ट ये पूरे प्लेन पे जो वैल्यूज़ हैं, जो एम्पलीट्यूड्स हैं, वो 2D अरे में कैलकुलेट किए हैं। हम इनको प्लॉट भी कर सकते हैं, इसका एरिया अंडर वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंडर कितना वॉल्यूम है, इस कर्व के अंडर। ये नीचे सरफेस है, इस सरफेस और इस पूरे प्लेन के दरमियान में कितना वॉल्यूम है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना हम dx और dy को छोटा करते जाएंगे इतना एक्यूरेट हो सकता है। तो हम छोटे छोटे बॉक्स का हमें पता है कि dx dy और जो एम्पलीट्यूड होगा इस पूरे का बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो dx dy इंटू एम्पलीट्यूड, तो वॉल्यूम आ जाएगा। सारे वॉल्यूम ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा। तो खैर ये हम होपफुली ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन में करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ़िलहाल हमने हमारा जो टास्क था वो हमने कंप्लीट किया है। इसमें दो मेन बातें थी, एक ये इस कर्व के बारे में, इसके रूट्स, इसके मैक्सिमा मिनिमा, एरिया अंडर कर्व, और दूसरा इसको कैलकुलेट करना, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स।
तो मुश्किल नहीं है, फंक्शन आपने लिखना है, उसको इनपुट आर्गुमेंट्स दो कर देने हैं, जब उसको सेव कर रहे होंगे तो उसको 2D अरे में स्टोर कर रहे होंगे, और फॉर लूप, नेक्स्ट फॉर लूप में डेफिनेटली ये काम होगा। और आपको एक छोटी सी ट्रिक ये है कि उसमें आपने नेस्टेड फॉर लूप के अंदर वाइल लूप के स्टाइल पे एक्स आई और वाई आई को कंट्रोल करना है, इंक्रीमेंट भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम अपना लास्ट टॉपिक होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, विच इज अबाउट फाइल हैंडलिंग।